तो सोचिए, आप एक पावरफुल किंग हैं। नाम है होलू, वू स्टेट के राजा। और आपके दरबार में एक आदमी आता है, सुन त्सू। वो कहता है कि उसने जंग पर, वॉर पर 13 चैप्टर्स लिखे हैं। आप उसकी किताब पढ़ते हो, द आर्ट ऑफ वॉर, और काफ़ी इंप्रेस होते हो। पर किताबी बातें और रियल लाइफ में फ़र्क होता है, राइट? तो आप उससे कहते हो, मैंने तुम्हारे 13 चैप्टर्स ध्यान से पढ़े हैं। क्या मैं तुम्हारी सोल्जर्स को मैनेज करने की थियरी का एक छोटा सा टेस्ट ले सकता हूँ? सुन त्सू कहता है, बिल्कुल। आप पूछते हो, क्या ये टेस्ट औरतों पर अप्लाई किया जा सकता है? सुन त्सू फिर से हाँ में जवाब देता है। तो अरेंजमेंट होता है और पैलेस से 180 लेडीज़ को लाया जाता है। सुन त्सू उन्हें 2 कंपनीज में डिवाइड करता है और हर कंपनी का हेड आपकी 2 सबसे फेवरेट कॉन्क्यूबाइंस को बना देता है। फिर वो सबको कहता है कि अपने हाथों में स्पीयर्स ले लो। वो उनसे पूछता है, मैं मान के चल रहा हूं कि आप सबको फ्रंट और बैक, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड के बीच का डिफरेंस पता है। सब लड़कियां कहती हैं हाँ। सुन त्सू आगे कहता है, जब मैं कहूं आईज फ्रंट तो आपको आगे देखना है। जब मैं कहूं लेफ्ट टर्न तो अपने लेफ्ट हैंड की तरफ मुड़ना है। जब राइट टर्न तो राइट हैंड की तरफ, और जब अबाउट टर्न तो पूरा पीछे की तरफ घूम जाना है। लड़कियां फिर से एग्री करती हैं। कमांड समझाने के बाद ड्रिल शुरू करने के लिए वेपन्स सेट किए जाते हैं। फिर ड्रम्स की आवाज़ पर सुन त्सू ऑर्डर देता है, राइट टर्न। पर सारी लड़कियां हंस पड़ती हैं। सुन त्सू आराम से कहता है, अगर कमांड के वर्ड्स क्लियर ना हो, अगर ऑर्डर्स ठीक से समझे ना गए हों, तो इसमें जनरल की गलती है। तो वो उन्हें फिर से ड्रिल कराना शुरू करता है। इस बार वो ऑर्डर देता है, लेफ्ट टर्न, और लड़कियां एक बार फिर से जोर से हंसने लगती हैं। सुन त्सू कहता है, अगर कमांड के वर्ड्स क्लियर ना हो, अगर ऑर्डर्स ठीक से समझे ना गए हों, तो जनरल की गलती है। लेकिन अगर उसके ऑर्डर्स क्लियर हैं और सोल्जर्स फिर भी डिसओबे करते हैं, तो ये उनके ऑफिसर्स की गलती है। और ये कहकर उसने ऑर्डर दिया कि दोनों लीडर्स की, यानी आपकी दोनों फेवरेट कॉन्क्यूबाइंस का सर काट दिया जाए। आप किंग होलू ये सब एक ऊंचे पविजन से देख रहे हो। जब आप देखते हो कि आपकी फेवरेट कॉन्क्यूबाइंस को मारा जा रहा है, तो आप घबरा जाते हो। अब तुरंत एक मैसेज नीचे भेजते हो, हम अब जनरल की एबिलिटी से पूरी तरह सेटिस्फाइड हैं। अगर हम इन 2 कॉन्क्यूबाइंस को खो देंगे तो हमारे खाने पीने का स्वाद चला जाएगा। हमारी इच्छा है कि उन्हें ना मारा जाए। सुन त्सू जवाब देता है, एक बार हिज मैजेस्टी से उनकी फोर्सेस का जनरल बनने का कमीशन मिलने के बाद हिज मैजेस्टी के कुछ कमांड्स ऐसे हैं जो उस कैपेसिटी में काम करते हुए मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। और इसके बाद उसने दोनों लीडर्स को बिहेड करवा दिया। उनकी जगह नेक्स्ट इन लाइन को लीडर्स बना दिया गया। जब ये हो गया तो ड्रम फिर से बचाया गया, और इस बार लड़कियों ने सारे मनूवर्स, राइट टर्न, लेफ्ट टर्न, आगे मार्च करना, पीछे घूमना, सब कुछ परफेक्ट एक्यूरेसी और प्रिसीजन के साथ किया। एक आवाज तक निकालने की हिम्मत नहीं की। तब सुन त्सू एक मैसेंजर किंग के पास भेजता है, आपके सोल्जर्स सायर अब ठीक से ड्रिल्ड और डिसिप्लिन्ड हैं और आपके इंस्पेक्शन के लिए तैयार हैं। उन्हें किसी भी काम में लगाया जा सकता है जो उनका सॉवरेन चाहे। उन्हें आग और पानी से गुजरने को कहिए तो वो डिसोबे नहीं करेंगे। लेकिन किंग जवाब देता है, जनरल को ड्रिल रोककर कैंप में लौटने दो। हमारा नीचे आकर ट्रूप्स को इंस्पेक्ट करने का कोई इरादा नहीं है। इस पर सुन त्सू कहता है, द किंग इज ओनली फॉन्ड ऑफ वर्ड्स एंड कैन नॉट ट्रांसलेट देम इनटू डीड्स। राजा को सिर्फ बातें पसंद है, वो उन्हें एक्शन में नहीं बदल सकता। ये इंसिडेंट ही द आर्ट ऑफ वॉर का फाउंडेशन है। डिसिप्लिन, अथॉरिटी और स्ट्रैटेजी जो सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि रियल लाइफ में काम करती है। सुन त्सू कोई मामूली फिलोसोफर नहीं था। उसको पता था कि जंग यानी वॉर एक सीरियस बिजनेस है। उसके पहले चैप्टर लेइंग प्लान्स में वो कहता है कि द आर्ट ऑफ वॉर इज ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस टू द स्टेट। ये लाइफ और डेथ का मामला है, एक रास्ता जो या तो सेफ्टी की तरफ जाता है या बर्बादी की तरफ। इसलिए इसको लाइटली नहीं लिया जा सकता। वो कहता है कि वॉर 5 कांस्टेंट फैक्टर्स से गवर्न होता है। 5 चीजें जिनके बारे में आपको हमेशा सोचना है। पहला है द मॉरल लॉ। इसका मतलब है कि लोग अपने रूलर के साथ पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। उनका कनेक्शन इतना स्ट्रांग है कि वो अपने लीडर के लिए अपनी लाइफ भी रिस्क कर देंगे बिना किसी डर के। ये बेसिकली आपकी टीम का मोराल है, आपके लोगों का आपसे कनेक्शन। दूसरा है हेवन। इसका मतलब है नाइट एंड डे, कोल्ड एंड हीट, टाइम एंड सीजन्स। बेसिकली आसमान के नीचे जो भी नेचुरल कंडीशंस हैं, क्या आप दिन में लड़ रहे हो या रात में, सर्दी है या गर्मी, ये सब चीजें स्ट्रैटेजी पर असर डालती हैं। तीसरा है अर्थ, यानी डिस्टेंसेस, ग्रेट एंड स्मॉल,
डेंजर एंड सिक्योरिटी, ओपन ग्राउंड एंड नैरो पासेस, लाइफ एंड डेथ के चांसेस। इसमें टेरेन, ज्योग्राफी, जमीन की बनावट सब आ जाता है। आपकी बैटलफील्ड कैसी है ये बहुत मायने रखता है। चौथा है द कमांडर। ये वो इंसान है जो विजडम से, सिंसियरिटी से, बेनेवलेंस, करेज और स्ट्रिक्टनेस के साथ लीड करता है। वर्च्यूज एज इंपॉर्टेंट एज द स्किल ऑफ द कमांडर। फिफ्थ है डिसिप्लिन। इसका मतलब है आर्मी का असाइनमेंट डिवाइड होना, रैंक्स का अस्तित्व होना, रोड्स का मेंटेन करना और आर्मी के एक्सपेंडिचर्स को कंट्रोल करना। ये सब चीज़ें किसी भी जनरल के लिए ज़रूरी हैं जानना और अच्छे से समझना। अगर आपको अपनी सिचुएशन अच्छे से पता है तो आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। सुन त्सू कहता है कि जनरल को इन फैक्टर्स के बारे में सोचना ही चाहिए, और जो जनरल इन 5 चीज़ों को ढंग से समझता है वो ही जानता है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। उनसे पूछा जाता है कि किस रूलर में मॉरल इन्फ्लुएंस है, किसके पास एबिलिटी और टैलेंट है, किसकी आर्मी स्ट्रॉन्गर है और किसके ऑफिसर्स अच्छे से ट्रेंड हैं। जो आंसर सबसे ज़्यादा पॉजिटिव होगा उसका जीतने का चांसेस उतना ही ज़्यादा है। सुन त्सू कहता है कि वॉर हमेशा डिसेप्शन पर बेस्ड होता है, यानी जब भी आप प्रिपेयर्ड हो तो दिखाओ कि आप प्रिपेयर्ड नहीं हो। जब आपकी आर्मी एक्टिव नहीं है तो दिखाओ कि वो एक्टिव है। जब आप पास हो तो दिखाओ कि दूर हो, और जब आप दूर हो तो दिखाओ कि आप पास हो। इसीलिए अगर आपका एनिमी घोंघ ढागा कर रहा है तो उसको आराम करने दो। अगर वो कैंप में सेटल कर रहा है तो उसे अकेला कर दो। अगर वो आपको अटैक करने का सोच रहा है तो उसे तन्हाई में डाल दो। अगर आपका टारगेट कोई सिंपल टास्क है तो उसे जानबूझकर और स्ट्रांग बनाओ। वॉर के समय हमेशा अपने ओपोनेंट को बिजी रखो, उस पर प्रेशर डालते रहो। बेसिकली सुन त्सू कहना चाहता है कि आपको अनएक्सपेक्टेड रहना है, उनके आराम को तोड़ना है और उनसे तब मिलना है जब वो नहीं चाहते कि आप उनसे मिलो। सुन त्सू ये भी कहता है कि जिसने कभी अगर वपर में फाइट ना की हो तो वो स्ट्रैटेजी अच्छे से नहीं बना सकता, पर जो व्यक्ति स्ट्रैटेजी अच्छे से बना सकता है वो डिफीट भी नहीं पा सकता। इसलिए एंशिएंट वाइडर्स कहते थे कि या तो आप विक्ट्री के लिए लड़ो या फिर फाइट ही मत करो। इसलिए एक अच्छा स्ट्रैटेजिस्ट पहले विक्ट्री इंश्योर करता है, उसके बाद फाइट करता है, वरना वही व्यक्ति फाइट करता है जिसे पता नहीं है कि वो जीतेगा या हारेगा। तो दोस्तों, ये था पहला चैप्टर द आर्ट ऑफ वॉर का, लेइंग प्लान्स। आइए अगले एपिसोड में देखते हैं कि वॉर पर एक्सपेंडिचर का क्या इंपैक्ट पड़ता है और सुन त्सू उसके बारे में क्या कहते हैं। यानी जनरल, और उसके अंदर 5 गुण होने चाहिए: विजडम, सिंसियरिटी, बेनेवलेंस, करेज और स्ट्रिक्टनेस। एक लीडर को समझदार, सच्चा, दयालु, हिम्मती और एट द सेम टाइम स्ट्रिक्ट होना चाहिए। और 5वां फैक्टर है मेथड एंड डिसिप्लिन। इसका मतलब है आर्मी का प्रॉपर स्ट्रक्चर, ऑफिसर्स के बीच रैंक का सिस्टम, सप्लाईज पहुंचाने के लिए रोड्स का मेंटेनेंस और मिलिट्री खर्चों पर कंट्रोल, बेसिकली लॉजिस्टिक्स और ऑर्गेनाइजेशन। sun tzu कहता है हर जनरल को इन 5 चीजों के बारे में पता होना चाहिए। जो इन्हें जानता है वो जीतेगा, जो नहीं जानता वो हारेगा। जंग शुरू होने से पहले ही इन 5 फैक्टर्स के बेसिस पर आप फोरकास्ट कर सकते हो कि कौन जीतेगा। और फिर वो डिसेप्शन की बात करता है, एक लाइन में पूरी वॉर स्ट्रैटेजी का सार: ऑल वॉरफेयर इज बेस्ड ऑन डिसेप्शन। सारी जंग धोखे पर आधारित है। इसका मतलब जब आप अटैक करने में केपेबल हो तो ऐसा दिखाओ कि आप अटैक नहीं कर सकते। जब आप अपनी फोर्सेस का यूज कर रहे हो तो इनएक्टिव दिखो। जब आप पास हो तो दुश्मन को विश्वास दिलाओ कि आप दूर हो। जब दूर हो तो उसे विश्वास दिलाओ कि आप पास हो। दुश्मन को लालच दो, डिसऑर्डर का नाटक करो और फिर उसे क्रश कर दो। अगर वो हर तरफ से सिक्योर है तो उसके लिए तैयार रहो। अगर वो आपसे ज्यादा स्ट्रांग है तो उससे बचो। ये सब माइंड गेम्स हैं। जंग मैदान में बाद में, पहले दिमाग में लड़ी जाती है। इसके बाद sun tzu वेजिंग वॉर यानी जंग लड़ने के खर्चे पर आता है। वो कहता है कि एक लंबी जंग से आज तक किसी देश का फायदा नहीं हुआ है। आप सोचिए कि आप 1 लाख सोल्जर्स की आर्मी खड़ी करते हो। उसका डेली खर्चा, वेपन्स, चैरियट्स, आर्मर, फूड, सप्लाईज बहुत ज्यादा है। अगर जीत मिलने में देर हो रही है तो आदमियों के हथियार डल हो जाएंगे, उनका जोश ठंडा पड़ जाएगा, आपकी स्ट्रेंथ और पैसा दोनों खत्म हो जाएंगे। और जब आप इस हालत में होंगे तो दूसरे दुश्मन आपकी इस कमजोरी का फायदा उठाने के लिए खड़े हो जाएंगे। इसलिए sun tzu कहता है, इन वॉर देन लेट योर ग्रेट ऑब्जेक्ट बी विक्ट्री, नॉट लेंदी कैंपेन्स। आपका मेन गोल जीत होनी चाहिए, लंबी लड़ाइयां नहीं। स्पीड इज की।
तो सवाल उठता है कि अगर लंबी लड़ाई कॉस्टली है तो जीता कैसे जाए। इसका जवाब मिलता है अगले चैप्टर में, अटैक बाय स्ट्रैटेजिम। यहां सन त्जू अपनी सबसे फेमस लाइंस में से एक कहता है, सुप्रीम एक्सीलेंस कंसिस्ट्स इन ब्रेकिंग द एनिमीज रेजिस्टेंस विदाउट फाइटिंग। सबसे बड़ी जीत वो है जिसमें आप दुश्मन को बिना लड़े ही हरा दो। जंग के मैदान में हर बैटल जीतना ग्रेट नहीं है, असली ग्रेटनेस बिना लड़े जीतने में है। तो बिना लड़े कैसे जीतें? सन त्जू एक हायरार्की बताता है। सबसे बेस्ट है दुश्मन के प्लान्स को फेल कर देना, उसकी स्ट्रैटेजी को ही तोड़ दो उससे पहले कि वो एक्शन में आए। उससे कम अच्छा है दुश्मन की फोर्सेस को जुड़ने से रोकना, उसके एलाइज को उससे अलग कर दो। उसके बाद आता है दुश्मन की आर्मी पर फील्ड में अटैक करना, और सबसे खराब पॉलिसी है वॉल्ड सिटीज को घेरना यानी सीज करना, क्योंकि इसमें टाइम, रिसोर्सेज और सोल्जर्स सबका बहुत नुकसान होता है। एक स्किलफुल लीडर दुश्मन की सेना को बिना लड़े काबू में कर लेता है, उनके शहरों पर बिना घेरा डाले कब्जा कर लेता है, उनके राज्य को बिना लंबी मिलिट्री ऑपरेशंस के गिरा देता है। इसको कहते हैं अटैकिंग बाय स्ट्रैटेजिम। और इसके लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? इंफॉर्मेशन, नॉलेज। इफ यू नो द एनिमी एंड नो योरसेल्फ, यू नीड नॉट फियर द रिजल्ट ऑफ 100 बैटल्स। अगर आप दुश्मन को जानते हो और खुद को भी जानते हो तो आपको 100 लड़ाइयों के रिजल्ट से डरने की जरूरत नहीं है। If you know yourself but not the enemy, for every victory gained you will also suffer a defeat. अगर आप खुद को जानते हो पर दुश्मन को नहीं, तो हर जीत के लिए आपको एक हार भी मिलेगी। If you know neither the enemy nor yourself, you will succumb in every battle. और अगर आप ना दुश्मन को जानते हो ना खुद को, तो आप हर लड़ाई में हारोगे। ये प्रिंसिपल सिर्फ वॉर में नहीं, लाइफ के हर एस्पेक्ट में, बिजनेस में, कंपटीशन में, हर जगह अप्लाई होता है। सेल्फ अवेयरनेस और अपने ओपोनेंट की अंडरस्टैंडिंग सक्सेस का फाउंडेशन है। अब बात करते हैं आर्मी के पोजीशनिंग की। चैप्टर 5, टैक्टिकल डिस्पोजिशंस। Sun Tzu कहते हैं, The good fighters of old first put themselves beyond the possibility of defeat and then waited for an opportunity of defeating the enemy. इसका मतलब समझिए, एक अच्छा फाइटर पहले खुद को ऐसी पोजीशन में रखता है जहां उसे हराया ना जा सके। अपनी डिफेंस को इतना स्ट्रांग कर लो कि कोई आपको तोड़ ना पाए। ये आपके अपने हाथ में है। और दुश्मन को हराने का मौका वो दुश्मन खुद देता है अपनी गलती से। तो एक अच्छा फाइटर खुद को हार से बचा सकता है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि वो दुश्मन को हरा ही दे। जीतने के लिए मौके का इंतजार करना पड़ता है। इसके लिए सुन त्जू 2 कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस करता है, चेंग और ची, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। चेंग है डायरेक्ट मेथड, वो जो दुश्मन एक्सपेक्ट कर रहा है, आमने सामने की टक्कर। ची है इनडायरेक्ट मेथड, वो जो अनएक्सपेक्टेड हो, जो दुश्मन को सरप्राइज कर दे। सुन त्जू कहता है, इन ऑल फाइटिंग द डायरेक्ट मेथड मे बी यूज्ड फॉर जॉइनिंग बैटल, बट इनडायरेक्ट मेथड्स विल बी नीडेड इन ऑर्डर टू सिक्योर विक्ट्री। लड़ाई शुरू करने के लिए आप डायरेक्ट मेथड यूज कर सकते हो, लेकिन लड़ाई जीतने के लिए आपको इनडायरेक्ट मेथड्स यानी ची का इस्तेमाल करना ही होगा। ये दोनों एक दूसरे में बदलते रहते हैं, जैसे एक सर्कल में एक एंडलेस सीरीज ऑफ मैनूवर्स। जैसे एक बॉक्सर, उसका जाब सीधा पंच, वो चेंग है। वो दुश्मन का डिफेंस टेस्ट करता है, उसे बिजी रखता है, और फिर जब मौका मिलता है वो एक अनएक्सपेक्टेड हुक या अपरकट मारता है, वो ची है। वही नॉकआउट पंच होता है। स्ट्रैटेजी का मतलब ही यही है, दुश्मन को वहां उलझा के रखो जहां वो तुमसे लड़ने की उम्मीद कर रहा है, और अचानक वहां स्ट्राइक करो जहां वो सबसे कमजोर है, जहां उसने सोचा भी नहीं होगा। Appear at points which the enemy must hasten to defend. March swiftly to places where you are not expected. उन जगहों पर दिखो जिनकी रक्षा करने के लिए दुश्मन को दौड़ना पड़े, और तेजी से वहां पहुंचो जहां तुम्हारे आने की कोई उम्मीद ना हो। और ये सब करने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? वापस वही बात आती है, इंटेलिजेंस। चैप्टर 14, द यूज ऑफ स्पाइज। सुन त्जू कहता है कि 1 लाख लोगों की आर्मी खड़ी करना और उन्हें दूर तक मार्च कराना, इससे लोगों का और स्टेट के रिसोर्सेज का भारी नुकसान होता है। एक एक दिन का खर्चा हजारों आउंसेस ऑफ सिल्वर है। ये सब इसलिए कि जंग एक दिन में जीती जा सके। ऐसे में दुश्मन की कंडीशन के बारे में अनजान रहना, सिर्फ इसलिए कि आप स्पाइस पर थोड़ा पैसा खर्च नहीं करना चाहते, इज द हाइट ऑफ इनह्यूमैनिटी। ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी और अमानवीयता है, क्योंकि सही इन्फॉर्मेशन आपको जंग जल्दी जीतने में मदद करती है, जिससे अनकाउंटेबल लाइव्स और रिसोर्सेज बच जाते हैं। इसलिए फोर नॉलेज यानी पहले से जानकारी सबसे इंपॉर्टेंट है। और ये फोर नॉलेज आपको स्पिरिट से नहीं मिल सकती, एक्सपीरियंस से अंदाजा लगा के नहीं मिल सकती,
या किसी कैलकुलेशन से नहीं मिल सकती। ये सिर्फ दूसरे इंसानों से यानी स्पाइस से ही मिल सकती है। सुन त्ज़ू 5 तरह के स्पाइस बताता है। लोकल स्पाइस यानी उस एरिया के लोग, इनवर्ट स्पाइस यानी दुश्मन की ऑफिशियल्स जो आपके लिए काम करते हैं, कन्वर्टेड स्पाइस यानी दुश्मन के स्पाइस जिन्हें आपने अपनी तरफ कर लिया है, डूम्ड स्पाइस आपके अपने स्पाइस जिन्हें आप गलत इंफॉर्मेशन देकर दुश्मन के पास भेजते हो ताकि दुश्मन धोखे में रहे, और सर्वाइविंग स्पाइस वो जो दुश्मन के कैंप से खबर लेकर वापस आते हैं। जब ये पांचों स्पाइस काम कर रहे होते हैं तो आपका सीक्रेट सिस्टम कोई नहीं तोड़ सकता। इसे कहते हैं डिवाइन मैनिपुलेशन ऑफ द थ्रेड्स। और सबसे इंपॉर्टेंट है कन्वर्टेड स्पाई। दुश्मन का स्पाई जो अब आपके लिए काम कर रहा है उसे सबसे ज्यादा जेनरसली ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि वही आपको दुश्मन के अंदर के लोकल और इन्वर्ट स्पाइस तक पहुंचा सकता है। तो सुन त्ज़ू की द आर्ट ऑफ वॉर सिर्फ तलवारों और तीरों की कहानी नहीं है, ये डिसिप्लिन, स्ट्रैटेजी, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंटेलिजेंस की कहानी है। ये इस बात का सबूत है कि सबसे मजबूत वो नहीं जो हर लड़ाई लड़ता है, बल्कि वो है जो जानता है कि कब लड़ना है और कब नहीं, जिसका अल्टीमेट एम दुश्मन को नष्ट करना नहीं बल्कि उससे बिना लड़े ही काबू में करना है। एक ऐसी जीत जिसमें ना खून बहे ना रिसोर्सेज बर्बाद हों। एक 2500 साल पुरानी किताब जो आज भी हर बोर्डरूम मीटिंग में, हर स्पोर्ट्स स्टेडियम में और हर उस जगह जहां कंपटीशन है जिंदा है, क्योंकि इसका आखिरी सच यही है: द सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर इज टू सबड्यू द एनिमी विदाउट फाइटिंग।